आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं जो अर्ली मेच्योर हड़प्पन फेज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाउन प्लानिंग, साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया है ट्रेड वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी कैसी थी, बाकी कल्चर कैसा था, रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे, फूड हैबिट्स क्या थी, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो हमने देखा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो हमें ज़्यादातर देखने को कहाँ पर मिलती है, सील्स और सीलिंग्स में देखने को मिलती है ज़्यादातर। अब वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, हालांकि हमें सील्स एंड सीलिंग्स में रिटन इंस्क्रिप्शन तो मिले हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं पता चल सका है कि जो वो लैंग्वेज का जो यूज़ कर रहे थे उस टाइम पर वो उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, या रीजनल जो बोलचाल की भाषा थी वो क्या थी। अब कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये जो लैंग्वेज थी, जो हड़प्पन लैंग्वेज थी, वो थी एंसेस्ट्रल टू द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो यानी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है उनकी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज या उनकी पुरानी फॉर्म हम हड़प्पन लैंग्वेज कह सकते हैं। या कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि आर्यन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, इसकी पुरानी फॉर्म शायद हड़प्पन लैंग्वेज रही होगी। लेकिन एक जो नोटिसेबल बात हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में देखने को हमें मिलती है वो ये है कि थ्रू आउट द मेच्योर हड़प्पन पीरियड हमने ये देखा कि जो लैंग्वेज थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी बहुत बड़ा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर रही थी, लेकिन रीजनल वेरिएशन हमें देखने को उसमें नहीं मिलते। एक ही तरह की लैंग्वेज, एक ही तरह की साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इससे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, या कुछ ही लोग होंगे जो जो जिनकी मोनोपोली होगी ये रिटन वर्ड या राइटिंग या लिखना, कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह। तो शायद इसीलिए रीजनल चेंजेस नहीं आए, क्योंकि हमने देखा था ना पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में कि प्राकृत प्राकृत की कई सारे रीजनल मगधी और अर्ध मगधी, और फिर बहुत रीजनल वेरिएशन आ गए और नई नई लैंग्वेज डेवलप हो गई, नई नई स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला रीजनल वेरिएशन। और शायद ये इसका कारण ये रहा होगा कि भाई यहाँ पर कुछ ही लोग पढ़ना लिखना जानते होंगे, या कुछ जो लोग होंगे वो ही इन्वॉल्व रहे होंगे राइटिंग में या इंस्क्रिप्शंस लिखने में। ज़्यादातर राइटिंग हमने देखा कि हमें कहाँ से पता चलती है, सील्स और सीलिंग से, या फिर कॉपर टैबलेट्स भी मिलती हैं जहाँ से हमें राइटिंग के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। हालांकि जो 50% ऑफ इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। और टोटल अगर हम मोहनजोदारो और हड़प्पा को देखें तो जितने भी हमें इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं उनका 87% इंस्क्राइब्ड मटेरियल जो है या इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो इन दो सिटीज से ही मिल जाते हैं। और लगभग 50% के पर लगभग जो इंस्क्राइब्ड मटेरियल है वो मोहनजोदारो से मिला है। और ज़्यादातर जो हमारे सोर्सेज है ना लैंग्वेज के बारे में जानने की, स्क्रिप्ट के बारे में जानने के, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा से आते हैं। तो उनकी जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं सील्स पर या सीलिंग्स पर, जनरली वो बहुत शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें एवरेज 5 साइंस का यूज़ किया गया है। और जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो 26 साइंस का है। जो स्क्रिप्ट थी वो लोगोस्लेबिक थी, यानी कि हर एक सिंबल किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या स्लेबल के लिए यूज होता था। तो जो स्क्रिप्ट थी उनकी वो क्या थी, लोगोस्लेबिक, जिसमें हर एक सिंबल किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर स्लेबल के लिए यूज होता था। और जनरली ये जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो बड़े इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ए सिंगल हमने क्या देखा, ज़्यादातर छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है, सीलिंग्स पे मिलते हैं, तो जनरली जो लिखा गया है वो पढ़ा जाता है या लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता होगा, क्योंकि लेफ्ट में जाके ना वो जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। और कई बार वो वहीं पर, मतलब जितना स्पेस है ना उतने में कंप्लीट, कभी आपने भी देखा होगा कि हम कभी क्या कोशिश करते हैं कि जितना स्पेस बचा हुआ है उसी में बस फिनिश कर दो। तो ऐसे वो लेटर उधर जाके ना लेफ्ट में बड़े छोटे छोटे हो जाते हैं।
और उसी स्पेस में जो राइटर है वो पूरा करने की शायद कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हम इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये शायद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती होगी। लेकिन जो बड़े इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि हमने देखा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में 26 साइंस हैं, तो उसमें हमने क्या देखा कि वहाँ पर ये बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल यानी कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि पहली लाइन में हो गया राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, तो दूसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल, यानी जो बड़े इंस्क्रिप्शन है हमें उसमें इस तरह की जो स्टाइल है वो देखने को मिलती है। अब राइटिंग्स, जैसा कि हमने देखा ज़्यादातर हमारे एविडेंसेस राइटिंग के से रिलेटेड कहाँ से आते हैं, सील से आते हैं और सीलिंग से आते हैं। सीलिंग्स जो हैं उसका यूज़ होता होगा ट्रेड के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेड में कि ये शायद एज अ गारंटी यूज़ किया जाता होगा, जो ट्रेड या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसकी गारंटी के लिए यूज़ किया जाता होगा, यानी सील लगा के उस पर, और ये सीलिंग्स का यूज़ किया जाता होगा। और इसी के साथ साथ हमें बहुत सारी सील्स एंड सीलिंग्स, पर अगर हम सील्स और सीलिंग दोनों में देखें तो ज़्यादातर हमें सील्स मिली है, ना कि सीलिंग। तो सीलिंग्स क्या थी भाई, देखो सील और सीलिंग में क्या डिफरेंस है। सील एक एनग्रेव्ड सरफेस है, जिसको मान लीजिए हमने जो गीली मिट्टी का जो टुकड़ा है उस पर अगर ऐसे प्रेस कर देंगे तो उस पर वो सारा जो उस सील पर बना हुआ है वो उस पर आ जाएगा, यानी जो भी मोटिफ या जिस तरह का भी चित्र बना हुआ है। तो ये सील इस तरीके से होती थी, आप ये मान लीजिए कि जैसे अभी स्टैंप यूज़ करते हैं ना इस तरीके से, तो अगर मैं उसे गीली मिट्टी पे मारूँ तो जो भी उस पर कुरेदा हुआ है वो सारा का सारा उस गीली मिट्टी पे छप जाएगा, और उसको हम बोलते थे सीलिंग्स। तो हमें ज़्यादातर सील्स मिली हैं, सीलिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी दिखाता है कि जो सील्स थी उनका सिर्फ यही पर्पज़ नहीं था ट्रेड से रिलेटेड, उनका शायद दूसरे और पर्पज़ भी होते होंगे। इसी के साथ साथ राइटिंग हमें मिनिएचर टैबलेट्स पर भी देखने को मिलती है, रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट पर भी देखने को मिलती है, एंड ये हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी कई सारी ऐसी टैबलेट्स मिली हैं। कुछ राइटिंग के जो एविडेंसेस हैं वो पोट्री पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो लेटर्स हैं वो इंस्क्राइब, कुछ पोट्री पर लेटर्स इंस्क्राइब किए गए थे बिफोर फायरिंग द पोट्री, यानी वो पोट्री को, वो बर्तनों को तप आग में तपाने से पहले, और कुछ में किया गया था आफ्टर फायरिंग द पोट्री, यानी वो जब उसको आग में तपाने के बाद उस पर कुरेद के कुछ डिज़ाइन लिखा गया है या कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा गया है या कुछ नाम वाम लिखा गया है, तो शायद या तो वो ओनर का नाम लिखते थे या फिर जो बनाने वाले थे, जो क्राफ्टमैन थे, वो उसका नाम लिखा होता था। क्योंकि डेसिफर्ड नहीं है तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पोट्री पर भी इंस्क्रिप्शन या रिटर्न मटेरियल मिलता है। साथ ही साथ ज्वेलरी पर भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। एक कॉपर वेसल मिला मोहनजोदारो से, और इसमें कई सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले, गोल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले। मोहनजोदारो से एक कॉपर वेसल मिला, यानी तांबे का एक बर्तन मिला जिसमें कि गोल्ड, सोने से बने हुए ऑर्नामेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, और उन ऑर्नामेंट्स पर भी बहुत छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन, यानी छोटा छोटा कुछ नाम जैसा या कुछ लिखा गया है। और ये देखने, ये उसमें एक बड़ी, मतलब ये मान लीजिए आश्चर्य की बात है कि जो जितने भी उसमें ऑर्नामेंट्स है ना उनमें राइटिंग सेम है। तो मतलब कि या तो ये उस क्राफ्टमैन का नाम रहा होगा जिसने वो बनाए होंगे जो भी ऑर्नामेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये उस ओनर का नाम रहा होगा जिसके लिए ये बनाए गए होंगे। साथ ही साथ ये जो हमने देखा ना कि 26 साइंस का जो हमें लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है वो हमें मिलता है धोलावीरा से। और धोलावीरा का, उसको हमने बोला, यानी उसको हिस्टोरियंस एक साइन बोर्ड की तरह एज्यूम करते हैं कि भाई ये साइन बोर्ड रहा होगा। उसमें क्या किया हुआ है ना कि उसमें एनग्रेव करके और उसमें प्लास्टर टाइप का, वाइट कलर का जिप्सम पाउडर प्लास्टर टाइप का कुछ भरा हुआ है। और जो हिस्टोरियन है उनको लगता है कि शायद ये साइन बोर्ड की तरह है और सिविक यूज़ भी होता होगा राइटिंग का। और अगर ये साइन बोर्ड था तो तब मतलब कि बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना आता होगा, तभी तो साइन बोर्ड का यूज़ हो सकता है। पर हम ये देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, 1700 बीसी के आसपास आते आते जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी दिखाता है कि भाई अचानक से ये जो स्क्रिप्ट थी वो ख़त्म कैसे हो गई, विलुप्त कैसे हो गई। तो ये दिखाता है कि शायद कुछ ही लोगों को पढ़ना लिखना आता होगा या कुछ ही लोगों की मोनोपोली होगी राइटिंग
या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, या शायद ये सिटीज़ में ही राइटिंग वगैरह या पढ़ना लिखना लोग जानते होंगे। तो अब हमने देख लिया छोटे इंस्क्रिप्शन है जनरली, जो सबसे बड़ा है वो 26 साइंस का है, जो स्क्रिप्ट है वो लोगोसिलेबिक है और जनरली राइट टू लेफ्ट लिख की जाती थी, लेकिन जो बड़े इंस्क्रिप्शंस थे उसमें बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल का यूज़ होता है, यानी जैसे पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट तो दूसरी में लेफ्ट टू राइट, तीसरी में राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। ज़्यादातर राइटिंग हमें सील और सीलिंग से मिली है, कुछ हमें पोट्री और ज्वेलरी से भी मिली है। अब हम देख लेते हैं ड्रेसिंग स्टाइल की, वो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे। तो जब हमने देखा था ना वो प्रीस्ट किंग वाली मूर्ति जिसपे कंधे पे शॉल सा डाला हुआ है, तो उससे हिस्टोरियन एज्यूम करते हैं हाँ भाई इनको वूल जो क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है, उनकी नॉलेज रही होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेराकोटा फिगराइन एंड स्टोन स्कल्पचर, यानी जो टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं, साथ ही साथ जो बाकी स्कल्पचर मिले हैं, स्टोन स्कल्पचर मिले हैं, उनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई उस टाइम के जो लोग रहे होंगे उस टाइम पर मेन और वुमेन क्या पहनते होंगे। और दूसरा इसका तरीका है स्केलेटन रिमेन्स को मान स्केलेटन रिमेन्स की स्टडी करना। स्केलेटन रिमेन्स जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनके फीचर्स कैसे रहे होंगे, वो शायद उस टाइम पर कैसे दिखते होंगे। तो जो स्केलेटन रिमेन्स हैं, यानी जो कंकाल हैं, जो बचे आर्टिफैक्ट्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन्स रहे होंगे उस टाइम पर, वो ज़्यादातर जो अभी के लोग हैं या जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन अभी जो हम देखते हैं इंडियंस का, तो शायद इसी तरह के रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं वो क्या ड्रेसेस पहनते थे। तो वुमेन शायद शॉर्ट स्कर्ट पहनती होंगी जो कि कॉटन की बनी होती होंगी। हेयर स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो ब्रेड्स चोटी बनाती होंगी, शायद वो हम उससे एज्यूम कर लेते हैं, वो जो डांसिंग गर्ल की फिगर मिली है ना हमें, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, या फिर वो बन बनाती होंगी या पीछे चोटी बनाती होंगी। फिर हमें कुछ वो टेराकोटा फिगराइंस भी मिली है जिसमें इस तरीके से ऊपर चोटी बनाई हुई है, तो वो इस तरीके से भी ऊपर चोटी बनाती होंगी, यानी टर्बन टाइप का बनाती होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है जो टेराकोटा फिगराइंस है उनसे। अब जो मेन है वो शायद धोती लाइक का कोई गारमेंट या कोई कपड़ा पहनते होंगे, जैसे धोती होती है इस तरीके से पहनते होंगे, और ऊपर शायद वो शॉल जैसा कुछ पहनते होंगे और एक कंधे पर उसको डालते होंगे, जैसा कि हमने देखा था प्रीस्ट किंग की मूर्ति में। देखो जैसा कि हमने यहाँ देखा था ना, इस तरीके से कुछ वो शॉल पहनते होंगे, एक कंधे पे डालते होंगे, इधर कुछ एम्यूलेट सा बंधा हुआ है, जो मुस्टैचेस थी वो शेव्ड थी और दाढ़ी रखी थी। तो शायद इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं वो इस तरीके के कपड़े पहनते होंगे। साथ ही साथ हम देखो इससे पता लगाते हैं कि वो ब्रेड्स यानी चोटी भी करती होंगी या कभी कभी साइड बन बनाती होंगी जो विमेन होती होंगी, तो डिफरेंट हेयर स्टाइल वो रखती होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे पता चलती है। इसी के साथ साथ जो मेन और वुमेन थे दोनों ही वो ज्वेलरी पहनते थे, जैसे कि मेन और वुमेन दोनों ही बैंगल्स पहनते थे, नेकलेसेस पहनते थे, और शायद कुछ हद तक मेन और वुमेन का जो हेयर स्टाइल होता होगा वो भी काफ़ी कॉमन रहता होगा। और मेन और वुमेन दोनों के ही जो बाल थे वो शायद लंबे होते होंगे, और ग्रोइंग बियर्ड वॉज फैशनेबल, शायद वो दाढ़ी रखते थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, और शायद वो जो मूछें थी उनको शेव करा के रखते थे और दाढ़ी रखते थे। विमेन जो थी अपनी कमर पर कुछ कमरबंद टाइप का पहनती थी, नेकलेस पहनती थी, बैंगल्स पहनती थी। बैंगल्स तो हमने देखा था वहाँ पर ब्रोंज डांसिंग गर्ल ने बहुत सारी बैंगल्स पहनी हुई थी, कालीबंगन से बहुत सारी बैंगल्स मिली है। तो हेयर्स को भी वो पर्टिकुलरली अरेंज करते होंगे, साथ ही साथ कॉटन क्लॉथ पहनते होंगे। ये सारी चीज़ें हमें आर्टिफैक्ट्स और साथ ही साथ जो टेराकोटा फिगराइंस मिली है ना उनसे पता चलती है। साथ ही साथ हमें कुछ मिनिएचर टेराकोटा कुकिंग वेसल्स भी मिले हैं, और साथ ही साथ बच्चों के भी हमें टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं। और क्योंकि वो सारे ओबियसली बच्चे तो सभी खेलना ही पसंद करते हैं, तो हमें बहुत सारी टॉय कार्ड्स भी मिली है जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एक टेराकोटा फिगराइन मिली है किसकी, डॉग की, जो कि कॉलर के साथ है, यानी उसके गले पे कॉलर बंधा हुआ है उस कुत्ते के, और उसकी फिगराइन मिली है हड़प्पा से। ये दिखाता है कि शायद डॉग जो होगा एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल होगा, उसको कुत्ते को पाला
जाता होगा। साथ ही साथ हड़प्पा से हमें एक बरियल साइट से एक विमेन और एक बहुत छोटे बच्चे के स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं, बरियल रिमेन्स मिले हैं। तो ये दिखाता है कि शायद चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कई सारी माँओं की डेथ हो जाती होगी, या ये एक चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो होने वाली डेथ है ना, उसका एक एविडेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो हमने देख लिया कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कॉटन वूल क्लॉथ पहनते थे, वो स्कर्ट पहनती थी, वो उधर धोती टाइप कुछ स्ट्रक्चर पहनते थे, कुछ कपड़ा पहनते थे धोती टाइप, और ऊपर शॉल पहनते थे, और बाल चोटी बना के रखते थे या बन बना के रखते थे, जनरली बाल लंबे होते थे। अब हम देख लेते हैं मेन क्राफ्ट्स। हालांकि हम मेन आर्ट एंड क्राफ्ट सब कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक रिवीजन की तरह देख लेते हैं, क्विक व्यू देते हैं कि देखो भाई वहाँ पर क्या क्या होता था। बीड मेकिंग होता था, साथ ही साथ मोहनजोदारो, चनूदरो, लोथल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हड़प्पन्स वर एंगेज इन बीड मेकिंग। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल में ज़्यादातर क्या बनाते थे लोग, बीड मेकिंग के लिए ये एरियाज फेमस थे। बीड मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। वैरायटी ऑफ बीड्स बनाए जाते थे, स्टोन्स के बनाए जाते थे, जैसे कि कार्लेनियन, लेपिस लजूली, एगेटे, जेस्पर। इन सभी जो प्रीशियस स्टोन है उनका यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। साथ ही साथ कुछ पॉटरी मेकर होंगे, कुछ ब्रॉन्ज एंड कॉपर वर्कर्स रहे होंगे, कुछ स्टोन वर्कर्स रहे होंगे, कुछ ब्रिक मेकर्स रहे होंगे, कुछ बिल्डर्स रहे होंगे, कुछ सील कटर रहे होंगे जो सील्स बनाते होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिनमें से कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी फूड हैबिट्स के बारे में। जो हड़प्पन्स थे सिंध और पंजाब एरिया के, वो जनरली वो क्या खाते थे, वीट एंड बार्ले। तो पंजाब और सिंध एरिया के जो लोग थे उनका जो स्टैपल फूड था, यानी जो जनरली रोज खाया जाने वाला जो खाना था, वो था वीट और बार्ले। जबकि जो राजस्थान में रहते थे वो ज़्यादातर क्या खाते थे, बार्ले। और जो गुजरात वाले जो एरियाज हैं जैसे कि रंगपुर, सुरकोटड़ा, वहाँ पर ज़्यादातर खाया जाता था राइस और मिलेट। और जो फैट की सप्लाई थी उनकी खाने की, तो वो ऑयल से होती होगी, जैसे कि सेसमी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, उनसे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे उसे भी अ, खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता होगा। हम नहीं जानते कि शुगर केन का इस्तेमाल होता था कि नहीं होता था, पर शायद हनी का यूज़ किया जाता होगा, जो फूड है उनको मीठा करने के लिए, या जो मीठे के लिए शायद हनी का इस्तेमाल होता होगा। साथ ही साथ हमें जोजोबे और डेट्स के सीड्स मिले हैं हड़प्पन साइट से, और ये भी ये दिखाता है कि भाई वो इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते होंगे। साथ ही साथ जो अदर फ्रूट्स हैं वो क्या क्या खाते होंगे, बनानास खाते होंगे, केला, अनार, मेलन्स, लेमन्स, फिग्स, ये सारी चीज़ें, मैंगोस, ये सारी चीज़ें वो फलों में शायद खाते होंगे। साथ ही साथ वो होल रेंज वाइल्ड नट्स, फ्रूट्स, जो कि हम अभी उतना इजीली आइडेंटिफाई कर नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें भी वो खाते होंगे, पीस खाते होंगे। साथ ही साथ जो हड़प्पन्स थे वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते थे, और बहुत सारी बोन्स मिली हैं जैसे कि डियर, बियर, शीप, गोट, जो कि कई सारे हड़प्पन सेटलमेंट से फ्रीक्वेंटली इन जानवरों की जो बोन्स हैं वो मिलती हैं। तो इससे पता लगता है कि वो नॉन वेजिटेरियन भी रहे होंगे और नॉन वेज फूड को भी काफ़ी पसंद से खाया जाता होगा, या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल मीट है, वो फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स रहा होगा। साथ ही साथ फिश, मिल्क, फिश के तो हमने देखे थे हड़प्पा से भी मिलते थे एविडेंसेस। तो यानी लोग लार्ज स्केल पर इधर उधर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता होगा, है ना, क्योंकि हड़प्पा में तो जो फिशिंग है उसका ऐसा कोई साधन नहीं था, तो यानी शायद उनके रिलेशन रहे होंगे कोस्टल एरियाज के साथ और वो वहाँ से वहाँ भेजते होंगे। साथ ही साथ जो रिसेंट एक्सकेवेशन हुई है हड़प्पा में, वहाँ पर हम वहाँ से बोन एनालिसिस की है, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है जो हड़प्पन लोग थे उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में। तो जो रीसेंट एक्सकेवेशन है, जो वहाँ रीसेंट एक्सकेवेशन कहाँ पे, हड़प्पा पे,
उनमें रिसेंट एक्सकेवेशन में बोन एनालिसिस की गई, जो स्केलेटन है उनकी बोन एनालिसिस की गई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनका हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रही होगी, या शायद जो न्यूट्रिशनल लेवल था वो कैसा रहा होगा। अब न्यूट्रिशनल लेवल को जो हिस्टोरियन है वो इस तरीके से भी यूज़ करते हैं कि अगर मेल फीमेल में न्यूट्रिशनल गैप है तो वो ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि भाई जो इस सोसाइटी है उसमें शायद इक्वालिटी नहीं रही होगी। तो इनके थ्रू ना, मतलब फूड हैबिट के थ्रू हमें सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके बारे में भी एक थ्योरी डेवलप करने में मदद मिलती है कि मान लीजिए न्यूट्रिशनल गैप है, या कि जो मेल फीमेल है उनकी हड्डियों में कुछ किसी तरीके की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है, तो इससे पता लगाया जाता है कि शायद मेल को अच्छा खाना मिलता होगा, फीमेल को नहीं मिलता होगा। तो ऐसा कुछ भी मतलब इन ये जो बोन एनालिसिस है उसका ये जेंडर स्टडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ सोशल स्ट्रेटिग्राफी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो सिमेट्री R37 है, जो कि हड़प्पा के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर ये बोन एनालिसिस की गई और उससे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो बोन एनालिसिस हुई हड़प्पन का, जो ये सिमेट्री थी हड़प्पा में, उससे पता चलता है कि भाई ऐसी कोई न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी नहीं थी, या न्यूट्रिशन की कमी उनकी जो बॉडी थी उसमें नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि जो मेल या फीमेल थे उनके बीच में कोई न्यूट्रिशनल गैप था, ऐसा भी नहीं था। पर जो मेन या कॉमन जो डिजीज़ रहती होगी जिससे शायद हड़प्पन पीपल सफ़र करते होंगे वो था आर्थराइटिस। यानी उनकी बोन एनालिसिस से ये देखने को मिलता है कि शायद आर्थराइटिस एक कॉमन डिजीज़ रही थी जिससे काफ़ी सारे जो लोग थे वो शायद सफ़र करते होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वो वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे, क्या वो लड़ाइयाँ होती थी, क्या बैटल होते थे? तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में क्या है ना, हिस्टोरियन के अलग अलग ओपिनियन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस तरह के एविडेंसेस वहाँ पे मिलते हैं तो वो पक्का कुछ ना कुछ वॉरफेयर में तो इन्वॉल्व रहे होंगे। कुछ में कहते हैं कि भाई वो बहुत पीसफुल लोग थे शायद, क्योंकि जो वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, उनके एविडेंसेस बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो शायद लार्ज स्केल पर फिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो भाई क्यों नहीं मिले हमें आर्म्स और वेपन, लार्ज स्केल पर क्यों नहीं मिले। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो हाइपोथेसिस हैं। तो पहला इंडिकेटर है कि हाँ शायद वॉरफेयर होता होगा, क्योंकि जब इमरजेंस हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो हमें ये देखने को मिलता है कोटदीजी और कालीबंगन में हमें बर्न डिपॉजिट मिलते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ से हमें ये अर्ली और मैच्योर दोनों के एविडेंसेस मिले थे, उसके बीच में जो है हमें बर्न्ड डिपॉजिट मिलते हैं। तो अगर भाई बर्न्ड डिपॉजिट जो हैं वो कुछ ही साइट्स पर क्यों हैं, या कुछ ही एरियाज़ में क्यों हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ आग लगने से होता तो ये पूरी के पूरा जो सेटलमेंट है, पूरा का पूरा टाउन है, वो एक्सीडेंटल फायर होती तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन कुछ ही एरियाज़ में ऐसा क्यों हुआ? तो शायद हो सकता है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, या ये मान लो कि किसी वॉरफेयर में या विक्टोरियस जो लोग रहे होंगे उन्होंने इस एरिया को जला दिया होगा, तो शायद वॉरफेयर होते होंगे। साथ ही साथ हमने देखा था कि मोहनजोदारो के पास आसपास कुएं के पास कई सारे स्केलेटन मिले हैं। अब कुएं के पास स्केलेटन मिलना, और तो ये एक इंडिकेशन है, ये दिखाता है कि शायद उन पे अचानक किसी ने हमला किया होगा, वॉरफेयर शायद होते होंगे, तभी तो वो उनको अच्छे से बरी नहीं कर पाए एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और वो कुएं के पास हमें मिले। साथ ही साथ सिटाडल की जो प्रेजेंस है, सिटाडल मैंने बताया था ना, जो लेफ्ट वाला पार्ट था सिटीज़ का, जो कि ऊंचा उठा हुआ था और जो कि चारों तरफ से सराउंडेड था बाय दी वॉल, ब्रिक वॉल। और ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये चारों तरफ से जो सराउंडेड है, वो भी ये दिखाता है कि भाई क्यों की फोर्टिफिकेशन, ऑब्वियसली रक्षा करने के लिए की होगी। तो किससे रक्षा करनी थी, कि या तो कोई आउटसाइड फोर्सेस होगी। अब हो सकता है कि इसका यूज शायद बाढ़ के अगेंस्ट भी किया जाता हो, लेकिन ज़्यादातर केस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ही हमें ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरीज हो गया, इस तरह की बिल्डिंग्स भी हमें ज़्यादातर सिटाडल में ही देखने को मिलती है। तो हिस्टोरियंस ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर वेल्दी पीपल, एडमिनिस्ट्रेटर्स शायद यहाँ रहते होंगे, और इसीलिए इसको अच्छे से क्या किया जाता था, चारों ओर से इसको फोर्टिफाई कर दिया जाता था, यानी इसका घेराव कर दिया जाता था। और साथ ही साथ हमें कुछ ब्रॉन्ज और कुछ कॉपर वेपन्स भी मिले हैं, ये भी ये दिखाते हैं कि शायद वॉरफेयर या फिर कॉमन जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये होते होंगे।
अब हम देख लेते हैं कि जो हड़प्पन्स है उनको रूल कौन करता होगा। अब जो रूल कौन करता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन रूल करता होगा। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ अपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि हाँ भाई ऐसे 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 एविडेंसेस मिले हैं। तो मुझे लगता है कि भाई हड़प्पा में जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, टेम्पल बेस्ड सोसाइटी होगी या इस तरह की सोसाइटी होगी, तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं। तो शायद यहाँ पर या तो राजा रहे होंगे या प्रीस्ट रहे होंगे, पुजारी या ट्रेडर्स रहे होंगे जो वहाँ पे रूल करते होंगे। लेकिन जिस तरह का उनका रिलीजियस और इकोनॉमिक सोसाइटी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर था, ये पूरी तरीके से दिखाता है कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई एक अथॉरिटी तो रही होगी। अब हो सकता है कि वो प्रीस्ट हो, राजा हो या वेल्दीएस्ट मर्चेंट हो। तो ये जो अर्लीस्ट हाइपोथेसिस थी जो कि हमें हड़प्पन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताती थी, वो दी थी स्टुअर्ट पिगोट ने। स्टुअर्ट पिगोट। अब हम देख लेते हैं कि स्टुअर्ट पिगोट ने क्या कहा। स्टुअर्ट पिगोट ने कहा कि भाई जो हड़प्पन स्टेट था वो बहुत सेंट्रलाइज स्टेट था। अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज था, यूनिफॉर्मिटी मिलती है हमें कई सारी चीज़ों में, तो शायद जो प्रीस्ट किंग होंगे वो उस स्टेट को रूल करते होंगे। स्टुअर्ट पिगोट ने क्या कहा है, स्टुअर्ट पिगोट ने कहा कि क्योंकि जिस तरह के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं उससे हमें पता चलता है हड़प्पन स्टेट सेंट्रलाइज स्टेट था। और क्योंकि ये सेंट्रलाइज स्टेट था तो उसको कौन रूल कर रहा होगा, प्रीस्ट किंग। और कहाँ से रूल कर रहे होंगे, दो कैपिटल से। कौन कौन सी कैपिटल, हड़प्पा और मोहनजोदारो से। और उनकी ये जो हाइपोथेसिस है वो किस एविडेंसेस पर है कि भाई यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है हमें, एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी पोट्री, वेट्स एंड मेजर सेम है। इन सारे ये जो बिल्डिंग्स के मॉन्यूमेंट्स के हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको बनाने के लिए लेबर का मोबिलाइजेशन किया गया होगा। और साथ ही साथ जो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, तो वहाँ से भी क्या है कि हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दोनों ही मेजर सिटी, मोहनजोदारो भी हड़प्पा भी, अब दोनों ही मेजर सिटीज़ में लैक ऑफ एविडेंसेस ऑफ वॉर, यानी वॉर से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों सिटीज़ के बीच वॉर हुआ या कुछ, किसी भी तरह के ऐसे एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते। तो शायद दोनों ही सिटीज़ क्या रही होंगी, कैपिटल रही होंगी और एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी जो दोनों जगह उसे रूल करती होगी। अब फेयर सर्विस जो है, ए फेयर सर्विस, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने अपना ही एक हाइपोथेसिस दी। तो उन्होंने बोला कि भाई एम्पायर और स्टेट का तो ऐसा कोई एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि शायद ये सेरेमोनियल सेंटर रहा होगा या कल्चरल सेंटर रहा होगा, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कि अगर वो स्टेट होता, एम्पायर होता, तो वहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी ऑफिशियल्स, प्रीस्ट किंग, इन सब के हमें उतने एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो शायद ये एक सेरेमोनियल सेंटर रहा होगा, कल्चरल सेंटर रहा होगा, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। और यहाँ पे क्या होगा कि धर्म, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब का और इंटरडिपेंडेंस जो थी विलेजेस और टाउन्स की, विलेजेस और सिटीज़ की, इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसने मदद की होगी लोगों को कंट्रोल करने में, रूल्स रेगुलेशन बनाने में, ना कि कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही हो या फिर किसी तरह का एम्पायर रहा हो। अब हम देख लेते हैं एससी मलिक, देखते हैं कि एससी मलिक ने क्या कहा। कि मोहनजोदारो जो था, उन्होंने, एससी मलिक ने कहा कि ना तो मोहनजोदारो एक स्टेट था और ना ही एक किंगडम था। मोहनजोदारो ट्रांजिशन के फेस में था, मतलब किंगशिप सोसाइटी से और जो सिविल स्टेट सोसाइटी है उसके ट्रांजिशन के फेज में था। यानी ये एक ऐसा एरिया था जिनको डिफरेंट चीफ्स रूल कर रहे होंगे और यहाँ पर चीफडम होंगे, चीफडम होंगे जिसको चीफ्स रूल कर रहे होंगे। और ये उनके लिए क्या अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई पैलेसेस क्यों नहीं मिले फिर हमें, हमें बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स क्यों नहीं मिले, सेंट्रलाइज्ड यानी मंदिर वंदिर के हमें एविडेंसेस क्यों नहीं मिले। अगर भाई फेयर सर्विस की बात सही है, कल्चरल सेंटर था, सेरेमोनियल सेंटर था, तो मंदिर वंदिर के जो एविडेंसेस हैं, या फिर ये मान लीजिए जो इस सेंट्रलाइज्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऐसे एविडेंसेस हमें क्यों नहीं देखने को मिले। अगर प्रीस्ट रूलर था तो वो प्रीस्ट किंग कहाँ से रूल करता, टेम्पल से रूल करता। ऐसे इस तरह
की बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि शायद ये एक चीफडम था, ट्रांजिशन फेज में था, और इनको इसको जो चीफ्स हैं वो रूल कर रहे थे, और ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। ये कौन बोल रहा है? एस.सी. मलिक। अब जिम शाफर का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो हड़प्पा में डेवलपमेंट हुआ, जो भी जितने भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, वो शायद ट्रेड के कारण देखने को मिलते होंगे, और कोई मर्चेंट सोसाइटी होंगी शायद जो रूल कर रही होंगी। और उनकी हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है कि भाई हमें जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जिस तरह के पैलेसेस मिलते हैं, टूम्स मिलती हैं, है ना, वो यहाँ से क्यों नहीं मिला फिर? जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पैलेसेस हैं और जैसे टूम्स वहाँ पर हैं, इस तरह की टूम्स तो यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर सोशल डिफरेंस जो है उसका भी इतना ज़्यादा डिमार्केशन नहीं है। साथ ही साथ जो आर्टफैक्ट्स मिले हैं वो विलेजेस से भी मिले हैं और सिटीज़ से भी मिले हैं। ये भी ये दिखाता है कि जो विलेजेस थे और जो सिटी ड्वेलर्स थे, दोनों ही के पास वेल्थ थी, यानी कि दोनों ही जो सिटी ड्वेलर्स थे और विलेजर्स थे अपने अपने जगह प्रोडक्शन कर रहे थे, एंड बोथ हैड एक्सेस टू दी वेल्थ। और क्योंकि दोनों के पास ही अपनी अपनी तरह की संपत्ति थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी जो इस पूरे एरिया को रूल करती थी। नहीं तो स्टैंडिंग आर्मी क्यों नहीं है, पैलेसेस क्यों नहीं है, सोशल डिफरेंस उतना ज़्यादा क्यों नहीं था, और टूम्स क्यों नहीं है जैसी हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट में देखने को मिलती है। तो उनका ये मानना है कि शायद ये इंटरनल ट्रेड के कारण मर्चेंट्स जो होंगे वो खुद ही रूल्स रेगुलेशन बना रहे होंगे और उससे वो रूल कर रहे होंगे। पोशेल पोशेल ने जो है उन्होंने बोला कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और जो हड़प्पा है उसको शायद एक काउंसिल रूल करती होगी बजाय किसी किंग के। कोई एक राजा नहीं होगा, एक काउंसिल होगी। अब हम लास्ट देख लेते हैं कैनोएर। कैनोएर ने क्या बोला कि हड़प्पा जो है उसको अलग अलग क्लैंस रूल करते होंगे। अब वो उनकी जो हाइपोथेसिस है वो किस बेसिस पर है? क्योंकि बहुत सारी सील्स मिली हैं, सील्स और सीलिंग्स, है ना। अब जो सील्स एंड सीलिंग्स हैं उसमें हमें अलग अलग मोटिव्स देखने को मिलते हैं। किसी पे कोई सा एनिमल बना हुआ है, किसी पे कुछ बना हुआ है, किसी पे पाशुपति तरह की सील मिली हुई है, कहीं पे कुछ मिला है। तो ये जो सील्स एंड सीलिंग्स हैं उस पे अलग अलग मोटिव्स, तो वो बोलते हैं कि अलग अलग मोटिव्स जो है ना वो अलग अलग क्लैन को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जो यूनिकॉर्न मोटिव सील है, यूनिकॉर्न बना हुआ है सील पर, उस तरह की सील्स हमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द साइट से देखने को मिलती हैं। यानी जो हड़प्पन सिटीज़ थी ज़्यादातर में हमें यूनिफॉर्म मोटिव वाली सील देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? वो बोलते हैं कि ये शायद एक मेजर क्लैन रहा होगा जिसके पास ज़्यादा पावर रही होगी या एग्जीक्यूटिव पावर रही होगी गवर्नमेंट की इनके पास, और बाकी सारे अलग अलग क्लैन रहे होंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी अलग अलग क्लैन अपने अपने एरिया को रूल करता होगा। ये किसने बोला है? ये बोला है कैनोएर ने, और ये उनका एविडेंस है या उनकी जो बात है ये उन्होंने कही है सील्स के बेसिस पर, जिस पर अलग अलग मोटिव्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखो इतने सारे स्टोरियन के अलग अलग व्यूज़ देख लिए, तो हमारे पास कोई क्लैरिटी तो हमें आइडिया नहीं है कि भाई कौन रूल कर रहा था, कि प्रीस्ट किंग था, मर्चेंट्स थे, या क्लैंस थे, या चीफ्स थे, कौन रूल कर रहा था बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके ऊपर, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में हु वर द रूलर्स? इसका एक सटीक आंसर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने भी एविडेंसेस हैं वो चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जो इतना अच्छा बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का उनके पास था, यूनिफॉर्मिटी टूल्स जो थे, जैसा कि हमने देखा सुकूर ब्लेड्स, सुकूर एक रीजन था ना जहाँ से स्टोन ब्लेड्स बनते थे, जहाँ पे फैक्ट्री साइट था, और उसी तरह के सारे जगह में ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। तो भाई किसी बिना एक अथॉरिटी के तो ये इतने एरिया में नहीं फैल सकता। पॉटरी जो थी, पॉटरी मेकिंग में भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रेनरी, यानी जो ग्रेनरी है उसका इस्तेमाल इसीलिए तो होता होगा ना, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज का, कि सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जो खाने की ज़रूरत है उसको, और उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए जो उनको रेगुलेट करती होगी, और जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते थे। अब बहुत सारे, जैसे हमने देखा था ना बीड मेकिंग फैक्ट्री बहुत पॉपुलर थी चनूदर और लोथल में, तो भाई ये जो प्रीशियस स्टोन थे ये तो लोकली अवेलेबल ही नहीं थे। इनको लाने के लिए, यहाँ फैक्ट्री साइट में बीड्स बनाने के लिए, फिर अलग अलग जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए
तो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन तो होंगे, कोई ना कोई अथॉरिटी तो रही होगी। इतनी बड़ी सिटीज डेवलप हो गई और उनके चारों ओर, ज़्यादातर सिटीज में हमने क्या देखा, चारों ओर फोर्टिफिकेशन हो रखा था सिटाडल के। सेम तरह की हमें मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती है भाई कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो रही होगी, लेकिन वो किंग थे, प्रीस्ट किंग थे, या फिर मर्चेंट्स थे या चीफ्स थे, इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उस एरिया को रूल कर रही होगी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीफ्स और डेक्लाइन, और नेक्स्ट क्लास में ये जो हमारी यूनिट है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है, ये फिनिश हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मुझे कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं वो सुधार करूँगी। धन्यवाद।